वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो है वो सेकंड ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड है और सेकंड चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम वर्क, एनर्जी और पावर के चैप्टर से 54 MCQs डिस्कस करेंगे। बच्चे, सबसे पहला MCQ जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है एक्चुअली वो किसके इक्वल है। सो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। फर्स्ट वाले में हमें दिया गया है 3m। बच्चे, यहाँ से 3m आप उठाएंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3m। फर्स्ट में जो वेलोसिटी हमें दी है वो v है, तो आपके पास जो आंसर आएगा फर्स्ट वन के लिए 3mv² डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। दूसरा आप चेक करें बच्चे, 3m और 2v, तो सेकंड के लिए आप m की जगह 3m पुट कर देंगे, वेलोसिटी की जगह 2v पुट कर देंगे। आपके पास आ जाएगा बच्चे 3m 2 2 4v²। डेफिनेटली 1/2 स्टार्ट में होगा। क्लियर। अच्छा, 1/2 छोड़ दें, 1/2 वैसे भी कांस्टेंट है, सबके साथ आएगा। 3 4 क्या आ जाएगा बच्चे, 12mv²। एक में आंसर आया 3, एक में आंसर आया 12। तीसरे के लिए आंसर देखते हैं। सो ये आ जाएगा 2m और 3v। तो सबसे पहले आ जाएगा 1/2। मास की जगह पे आ जाएगा 2m, वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा बच्चे 3v²। 3 3 बच्चे आ जाएगा 3 3 आ जाएगा 9v²। 9 2 आपके पास आ जाएगा बच्चे 18mv²/2। तो 1/2 छोड़ दें, सबके पास है। वहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 18 आया, लास्ट वन में 16 आ जाएगा। तो डेफिनेटली 18 सबसे ज़्यादा है। तो बेस्ट आंसर आपके पास बच्चे C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, when a force is parallel to the motion of the body, the burden on the body is। यहाँ पे बच्चे आपको ये सिखाया गया है, ये बताया गया है कि जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो बच्चे, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और जब भी एंगल 0 डिग्री होता है तो याद रखें बच्चे, वर्क मैक्सिमम होता है। वर्क क्या होता है? मैक्सिमम। ओके, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, then which one of the following has the greater momentum। ये इक्वेशन अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लें बच्चे। सो एनर्जी बराबर है p² डिवाइडेड बाई 2m। सिंपली बच्चे 2m यहाँ पे आ जाएगा, 2m एनर्जी के साथ आ जाएगा जो कि काइनेटिक एनर्जी है। बच्चे, ऊपर से अंडर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मोमेंटम। अब चेक करें, वो कह रहे कि एनर्जी कांस्टेंट है। अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो फिर मोमेंटम का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो बी है a light body A and a heavy body B heavy body है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे। तीसरा क्वेश्चन, a kinetic energy of a body becomes 4 times its initial value, the linear momentum will be। once again ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है और देखते हैं। इस इक्वेशन में अभी हमने बच्चे यहाँ पे देखा है, एंड दैट इज p² is equal to 2m
एनर्जी, और वो कह रहा है कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी है। डोंट वरी, आप अगर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं या एनर्जी, कोई मसला नहीं है। अब वो कह रहे कि एनर्जी जो है ये एक्चुअली कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है, 4 टाइम्स। तो चले, जब ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो आप एमडीकेट के स्टूडेंट हैं और आप ये जानते हैं कि ये अंडर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडर रूट के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर 4 टाइम्स ये इंक्रीज होगा बच्चे, अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी तो मोमेंटम बच्चे, मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए थ्राइस द इनिशियल वैल्यू, ऑप्शन बी 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, ऑप्शन सी सेम एज द इनिशियल वैल्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। बच्चे याद रखिए, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m traveling at a distance, a certain distance d starting from rest under the constant force is। बच्चे टेक्निकल क्वेश्चन है और बड़ा आसान है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। चलें बच्चे देखते हैं, हम एक इक्वेशन अच्छे तरीके से जानते हैं और वो क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअली वर्क के बराबर है। वर्क की सबसे बेहतरीन डिफिनीशन ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज पैदा करेगा। वर्क की सबसे बेहतरीन डिफिनीशन ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज पैदा करेगा। वर्क की सबसे बेहतरीन डिफिनीशन ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज पैदा करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है F डॉट एस, वर्क एस के बराबर है। अब वो कह रहे कि ये जो फोर्स है एक्चुअली ये कांस्टेंट है। तो फोर्स जब कांस्टेंट होगा बच्चे, फोर्स जब कांस्टेंट हो जाए, फोर्स जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट और इक्वल जब हम रिमूव करेंगे, कांस्टेंट और इक्वल जब हम रिमूव करेंगे बच्चे, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी एस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगले एमसीक्यू में अब ये यूज होगा। इसका मतलब है कि मास के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, मास के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगला प्यारा सा क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कुछ प्यारी सी इंफॉर्मेशन है और आपने इसको समझना है बच्चे। यहाँ पे प्यारी सी इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको इशारा दे रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये इशारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये इशारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे वो बराबर होगी, हम जानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर ये एंड हाफ के एक्स, और यहाँ पे फर्स्ट एम्पलीट्यूड आएगा और उसके बाद बच्चे क्या आएगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन रहा है एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट के साथ वो स्क्वायर टाइम्स है बच्चे। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है किस चीज़ की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5i plus 3j plus 2k Newton is applied on a particle which displaces it from its origin to the point R भी दिया है। बच्चे याद रखें, फर्स्ट ईयर में हमने i, j और k पढ़े थे। फर्स्ट ईयर में हमने i, j और k पढ़े थे और याद रखिए बच्चे i डॉट i 1 के बराबर है, J डॉट J 1 के बराबर है। किसी को मसला हो यू कैन आस्क, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1। अब वर्क डन मालूम करते हैं। वर्क डन आप जब भी मालूम करेंगे बच्चे याद रखें, वर्क डन बराबर है F डॉट S
एफ डॉट एस से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, एफ की जगह पे एफ आ जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 2k, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे r आ जाएगा जो कि 2i माइनस j है। नाउ i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। i डॉट आई, सो 5 इंटू 2, i डॉट आई से 1 आएगा, फिर आ जाएगा बच्चे माइनस 3 1 ज़ा 3, j डॉट जे से 1 आएगा, k का कोई दोस्त है ही नहीं, तो बच्चे 5 2 ज़ा 10 एंड 10 माइनस 3, क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, 7 आंसर आ जाएगा। सो बी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है, कार मास मूविंग एट स्पीड v, stop in a distance x by the fraction between the tires and the road. If the kinetic energy of the car is double, its stopping distance will be. तो बच्चे याद रखिए, ये कह रहा है कि दो गाड़ियां हैं और वो दो गाड़ियां जो है वो ब्रेक लगा रही हैं, क्लियर, और हमने एक गाड़ी को ऐसे ड्रा कर दिया है और एक गाड़ी को ऐसे ड्रा कर दिया है बच्चे। अब दोनों गाड़ियां जो है वो ब्रेक लगा रही हैं, क्लियर, यहाँ पे हमने इसको शो भी किया है। आपने ये बताना है कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है और इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल है, मतलब एक की एनर्जी दूसरे से डबल है, तो आपने ये बताना है कि अगर ये x डिस्टेंस तक रुकेगा तो ये कहाँ तक रुकेगा। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन बताएगा, ये इंफॉर्मेशन हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताएगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, और ये बच्चे आ जाएगा एफ डॉट एस, डेल काइनेटिक एनर्जी। सो डेल काइनेटिक एनर्जी बराबर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एस। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करेंगे तो डिस्टेंस बी ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। सो सिंपल सी इक्वेशन है, अपने माइंड में रखें। अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इफ इट लॉसेस 25% ऑफ इट्स एनर्जी ऑन इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। टू व्हाट हाइट विल इट राइज आफ्टर वन इम्पैक्ट। अगर इसकी हाइट 10 मीटर है और 25% इसकी एनर्जी लॉस हो जाए, तो बच्चे इस किस्म के क्वेश्चन को बड़े आसानी से टैकल करेंगे। और याद रखें, जो हाइट है ना, जो हाइट में लॉस आएगा, लॉस इन हाइट, सिंपली 25%, तो जो नया हाइट होगा वो पुराने हाइट के 75% हो जाएगा। सर क्या मतलब है, जो नया हाइट है वो पुराने हाइट के 75% हो जाएगा, क्योंकि 25% एनर्जी लॉस हो गई है। अगर आप किसी बाल को फेंकेंगे और वो बाल फ्रैक्शन की वजह से डेफिनेटली ऊपर नहीं आएगा बल्कि रुक जाएगा और उसकी हाइट जो होगी वो मुतासिर होगी। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइट आपके पास 10 मीटर है, क्लियर, और 10 मीटर के साथ हम 75% को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको काट देंगे और यहाँ से इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर। सिंपल सी बात है, अगर वो 10 मीटर तक जा रहा है और 25% हाइट लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो डेफिनेटली 25% हाइट भी लॉस हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक और अंदाज में, अगर यही बाल जो है बच्चे, और यही बाल जो है वो दोबारा ऊपर आ रहा है, ये रहा, और अगले पोर्शन में ये बाल यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इससे क्या हो गया है बच्चे, लॉस हो गया है। जब ये लॉस हो जाएगा तो ये बाल यहाँ तक आ जाएगा। अब जब ये बाल यहाँ तक आ जाएगा बच्चे याद रखें, तो
ये हाइट तो 10 मीटर, फिर इसका 75% 7.5 मीटर। अगले पोर्शन में याद रखिए बच्चे, अगले पोर्शन में याद रखें इसका 75% होगा, इसका 75%। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली 7.5 लेंगे और 7.5 मीटर के साथ 75% को मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा 75, यहाँ पे आ जाएगा 75%, तो आपके पास सिंपली 75/100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और 75 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। क्लियर? अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 3 एंड 25 अगर देखा जाए तो 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 25 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर इसी तरह आप इसको चेक करें, 1 और ये तकरीबन 80 के करीब है, तो इसको आप 2 कर दें। सो 2 3 तकरीबन 6 आंसर आएगा, 6 से थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे तो एक 2.5 है, एक 5.0 है, एक 7.5 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नन आएगा। सर एक्चुअल आंसर क्या आता है? 5.6 मीटर। बच्चे याद रखें, जब भी वो आपसे कहेगा कि इतनी हाइट लॉस हो गई है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है बच्चे कि जितने % एनर्जी लॉस हो रही है उसी को हम उसके साथ क्या कर देंगे बच्चे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ओके, इसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नोवर डन बाय द फोर्स? फर्स्ट वन, क्या सैटेलाइट्स जो जमीन के गिर्द घूम रहे हैं, क्या जमीन सैटेलाइट पे कोई काम कर रहा है? क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे कोई काम कर रहा है? या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कोई काम कर रहा है? तो चूंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड से इनकी काइनेटिक एनर्जी वो भी यूनिफॉर्म है और उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा है, तो जब तक काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, 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 तब तक वर्क नहीं होगा। क्लियर? तो याद रखिए, इन तमाम जो केसेस हैं इसमें वर्क नहीं होगा। A body of mass m moving with a speed v suffers an inelastic collision and sticks with another body of mass m 2 meter at rest. The speed of the composite body will be. बच्चे प्यारी सी डायग्राम आपको नजर आ रही है और इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि एक बाल जो है वो दूसरे बाल से टकरा रहा है और एक बाल रेस्ट में है, दूसरा बाल मूव कर रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए हैं। क्लियर? आपने बताना है कि जो फाइनल सिस्टम है इसकी जो एनर्जी होगी तो वो क्या होगी। तो बच्चे याद रखें, इनिशियल मोमेंटम बराबर है, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के। P1 आपके पास आ जाएगा m1 v1, P2 आपके पास 0 आ जाएगा क्योंकि दूसरी बॉडी रेस्ट में है। अब ये क्या है? ये ग्रैंड मोमेंटम है क्योंकि दोनों स्टिक हो गए हैं और अब दो नहीं है बल्कि एक हो गया है। क्लियर? हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है, हमने v मालूम करना है। क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि m1 आ जाएगा बच्चे, v1 आ जाएगा, इक्वल टोटल मास एक है m और एक है 2m। क्लियर? और साथ में हमारा टारगेट भी आ जाएगा। हमारा टारगेट क्या है? v। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा m, v, m और 2m से क्या आ जाएगा? 3m आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? m को यहाँ पे सिंपली 3m को डिवाइड कर देंगे
और आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे V/3, जिसका मतलब है कि अगर ये जिनका मास 3 टाइम्स होगा तो वेलोसिटी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। ये पिथागोरा m और 2m 3m, m और 4m 5m, जितने टाइम्स मास ज्यादा होगा उतने टाइम वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दो ब्लॉक्स हैं बच्चे, two blocks of each mass m moving in an opposite direction with the same speed u on a horizontal fractionless surface collide with each other, stick together and comes to rest. Then work done by the external force on the system is zero. Work done by the external force, चूंकि इस पे external force नहीं है तो पहला ऑप्शन ठीक दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज नो, एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं है बल्कि दो बॉडीज आ रही हैं और सिंपली एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही हैं। अगर होता तो उसका रेफरेंस दे दिया जाता। वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, नो इंटरनल फोर्स, एक दूसरे पे फोर्स लगा है और ये वर्क जीरो नहीं है बच्चे। तो फिलहाल इनमें जो बेस्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। और इफ अ बॉडी ऑफ मास m is dropped from the height above the ground, the velocity v of the body when it has lost half of its initial potential energy। कुछ बातें डिस्कस करते हैं। We loss in kinetic gain in potential, loss in kinetic gain in potential या loss in potential gain in kinetic। तो बच्चे हम जानते हैं कि जितनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पे टॉप पे काइनेटिक जीरो है, टॉप पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, बॉटम पे काइनेटिक मैक्सिमम है, बॉटम पे पोटेंशियल जीरो है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वहाँ से अगर आप स्पीड की इक्वेशन मालूम करना चाहें तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चे पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। नो बच्चे इंतहाई आसान है। लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 mv² इज इक्वल टू mgh। m के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू gh और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2gh जो कि एस्केप वेलोसिटी भी है। सर ये वेलोसिटी किस चीज़ की है बच्चे? ये वेलोसिटी जितनी भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी तो जब ये बॉटम से टकराएगा, बॉटम से, तो इसकी वेलोसिटी ये बन जाएगी। लेकिन वो कह रहे बॉटम से नहीं टकराना, वो कह रहे कहाँ से टकराना है, हाफ से। तो हम h की बजाय h/2 ले लेंगे। यही इक्वेशन होगी बच्चे, यही इक्वेशन होगी। लेकिन h की बजाय h/2 हो जाएगा तो √GH आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? √GH आंसर आ जाएगा। कल को अगर हाइट h/4 हो जाए तो GH/2 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टू बॉडीज हैविंग masses in the ratio 1:4 have kinetic energies in the ratio 4:1. The ratio of their momenta is, बच्चे ये इक्वेशन आपने मस्ट याद रखनी है। इस चैप्टर में ये इक्वेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है। एंड दैट इज इक्वल टू p²/2m। वो हमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मास का रेशो ये है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो ये है, मोमेंटम का रेशो क्या होगा? तो चले थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे लेक्चर के स्टार्ट में आपको एक इक्वेशन समझाई गई है जो कि अभी हम दोबारा पढ़ लेंगे। एनर्जी की जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी है। बच्चे लुक एट दिस, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, लुक एट दिस। सिंपल, वो हमें कह रहे हैं कि दो बॉडीज का मोमेंटम है। तो चले एक का मोमेंटम मैं इस कलर से लिखता हूं, ठीक है, 2m1
काइनेटिक एनर्जी 1। दूसरे का मोमेंटम मैं लिखता हूँ येलो से, P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2। अब वो हमसे कह रहे हैं कि इसको डिवाइड करें, डिवाइड, इसको क्या करें, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा और m1 काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय m2 काइनेटिक एनर्जी 2। सो m1 रेशो m2 1:4 के बराबर है बच्चे, ये आ जाएगा 1/4। और काइनेटिक एनर्जी का रेशो 4:1 है, ये आ जाएगा 4/1। और आप इसमें दोनों कट जाएंगे, आसान चीज 0 है कोई। सो 1:1 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1:1। द बेस्ट आंसर जो है बच्चे, द बेस्ट आंसर ए है। ए इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? Okay, two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of their magnitude of their linear momentum is. वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मासेस का रेशो था और यहाँ पे इन्होंने मास को काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर कांस्टेंट करेंगे तो सिंपली लुक एट दिस, पी स्क्वायर उमक का इक्वेशन बराबर है 2 मास काइनेटिक एनर्जी, वंस अगेन P1 स्क्वायर, वंस अगेन 2m काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आ जाएगा 1। सर आपने काइनेटिक एनर्जी के साथ 1 पुट नहीं किया दिस टाइम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे बच्चे? अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के साथ कैंसल, काइनेटिक के साथ कैंसल, m1 बाय m2 आएगा बच्चे, लेकिन स्क्वायर कट के अंडर रूट आ जाएगा। अब ये 1 रेशो, अगर ये 1/4 है तो अंडर रूट की वजह से बच्चे इसका आंसर 1:2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके, नाउ 2 bodies of masses m and 4m are dropped from the top of a tower. When they reach the ground, their kinetic energy will be in the ratio. काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशो। बच्चे वो कह रहे हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल चेक करें बच्चे, 2 bodies of masses m and 4m are dropped from the top of a tower. When they reach the ground, their kinetic energy will be. चलें सिंपली एक 2 बॉल को ड्रा करते हैं और ये रहा एक मास और ये रहा एक बॉल। ठीक है बच्चे? अब एक काम करते हैं, इसके साथ एक और बॉल ड्रा करते हैं और ये बॉल जो है ये इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। ये बॉल जो है इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब दोनों बॉल्स नीचे आ रहे हैं, दोनों बॉल्स नीचे आ रहे हैं। क्लियर? आपने ये बताना है कि इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या है। बच्चे फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की वेलोसिटी में चेंज सेम आता है क्योंकि एक्सेलरेशन 9.8 है। हाथी या चूंटी में पहले कौन पहुंचेगा? दोनों सेम पहुंचेंगे। लाइटर हो या हेवियर हो, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो बच्चे याद रखें, सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m v स्क्वायर। सर 1 v के साथ 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि v कांस्टेंट है बच्चे, कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2m2 v स्क्वायर। बच्चे सिंपली हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। जो मासेस का रेशो है वही काइनेटिक एनर्जी का रेशो है। जो मासेस का रेशो है वही काइनेटिक एनर्जी का रेशो है।
जो मासेस का रेशो है वही काइनेटिक एनर्जी का रेशो. द मोमेंटम इज मेड डबल कीपिंग मास कांस्टेंट, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सिंपल सा क्वेश्चन है और डायरेक्टली हम इसका आंसर 4 कर देंगे. द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स. द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स. देखते हैं कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देता है. एरिया कैसे मालूम करेंगे बच्चों? एरिया हम बड़े आसान तरीके से मालूम करते हैं. एरिया हम जब भी मालूम करते हैं तो एरिया बराबर है लेंथ इनटू हाइट. तो ये रहा लेंथ, ये रहा हाइट. तो लेंथ और हाइट आप लेंगे तो सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की शक्ल किससे मिलती है? वर्क से मिलती है. तो बच्चे याद रखें, ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है, एरिया अंडर दिस कर्व फोर्स एंड ये एरिया जो है ये आपको इंफॉर्मेशन देगा वर्क के बारे में. ये आपको इंफॉर्मेशन देगा वर्क के बारे में. लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी. व्हिच वन हैज द ग्रेटर मोमेंटम? सर वंस अगेन आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन एक और अंदाज में पूछ रहे हैं, और ये इक्वेशन तो अब आपको गोटा हो चुकी होगी. क्लियर? तो ये रहा P और ये रहा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. 2m काइनेटिक एनर्जी. तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो मोमेंटम का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा. ग्रेटर मास ग्रेटर मोमेंटम. इफ अ शेल फायर फ्रॉम अ कैनन एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, देन बच्चे यहाँ पे अगर ये एक्सप्लोड हो जाए तो डेफिनेटली ये बहुत तेजी से बाहर की तरफ जाएंगे. इनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है. काइनेटिक डेफिनेटली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है बच्चे. इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन. मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने एक इक्वेशन देखी है एंड दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो चेंज मैक्सिमम होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. इस इक्वेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आएगा. क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा देश. सर ये वेलोसिटी न था, पोटेंशियल दे, और पोटेंशियल बराबर है V1 इज इक्वल टू, पोटेंशियल बराबर भी हो सकता है और पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है. टोटली अपने दिमाग में आपने लाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वही चीज़ यहाँ पे. मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. चलिए ये एक मशहूर ज़माना क्वेश्चन है और इसके बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमारे पास आएगा, और देखते हैं कि क्या हमारे पास आना चाहिए. बच्चे याद रखें कि मोमेंटम जो है ये 50% इंक्रीज हो गया है. काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी देखते हैं. तो स्टूडेंट जो है बच्चे वो पूछते हैं सर क्या अगर 20 की बजाय कुछ और दे दे, 20 की बजाय 10 दे दे, 50 की बजाय 30 दे दे, 30 के बजाय 40 दे दे, 40 के बजाय 50 दे दे, तो क्या करेंगे? तो बच्चे सिंपली याद रखें, सिंपली आपने 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपली जो भी दिया जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपली जो भी दिया जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपली जो भी दिया जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपली जो भी दिया जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सिंपली इसका स्क्वायर इसके साथ ऐड कर देंगे. सो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे
3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या आएगा 21%, यहाँ पे क्या आएगा 44%, यहाँ पे क्या आएगा 69%, यहाँ पे क्या आएगा 96%, यहाँ पे क्या आएगा 125%। तो बच्चे इसका आंसर जो होगा वो 125% होगा। The kinetic energy of a body of mass 2 kg and momentum 2 Newton is। तो बच्चे देखते हैं कि अगर यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने मोमेंटम की बजाय हम लिखें 2 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए और यहाँ पे आ जाए 2 और मास की जगह पे भी 2 आ जाए, तो हमें नज़र आ रहा है कि आंसर 1 आ जाएगा। हमें नज़र आ रहा है कि आंसर 1 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चे यार वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा जहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स, एनर्जी स्टोर, स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स। अ बस इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 7200 न्यूटन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। पावर आपने मालूम करना है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, गौर से देखें बच्चे। पावर बराबर है W डिवाइडेड बाय T और हम जानते हैं कि W बराबर है F डॉट S बाई T और हम ये भी जानते हैं कि F और S बाई T किसके बराबर है F डॉट V के। अब हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम F की बजाय लिखेंगे 7200, S की बजाय लिखेंगे 170 किलोमीटर। बच्चे आंसर में भी किलो है तो किलोमीटर को कन्वर्ट ना करें और यहाँ पे आ जाएगा घंटा, तो घंटा को अपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो ये मिल के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपली रह जाएगा 170 किलोवाट, जो कि इसमें नहीं है। द बेस्ट आंसर इज नन। बच्चे सिंपली आपके पास क्या होगा, फोर्स की जगह पे ये लिखेंगे, डिस्टेंस की जगह पे ये लिखेंगे, टाइम की जगह पे ये लिखेंगे, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और कटिंग हो जाएगी, सिंपल आंसर आ जाएगा। अब 2 बॉडीज ऑफ मास m1 m2 एट द सेम मोमेंटम। ऑलरेडी इस चैप्टर में इसमें हम इसको कर चुके हैं। द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। बच्चे मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो जो होगा वो इनवर्स होगा। चलिए ये आ चुका है और सिंपली याद रखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चे। A 10 kg mass is projected upward with a speed of 5 meter per second. If 25 joule of energy is dissipated, the maximum potential energy is gained by। बच्चे ये कह रहा है कि आप बताएं कि अगर मैं एक बॉडी को इस स्पीड से फेंकूं तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी। पहले मालूम करते हैं कि हम इस बॉल को जो कि 10 kg है, 10 kg बॉल जिसको हम फेंक रहे हैं कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 10 और 5 5s are 25। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो आंसर आएगा वो 125 जाउल है। यही वो काइनेटिक एनर्जी है जो लॉस होगी और आगे चल के पोटेंशियल गेन करेगा। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि 25 जाउल एनर्जी गायब हो गई है। तो इससे जब 25 जाउल एनर्जी गायब हो जाए तो बच्चे क्या एनर्जी पोटेंशियल को मिलेगी, एंड दैट इज 100 जाउल। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 of its weight on earth. The ratio of kinetic energy of the body on the earth moving with speed v to that of the same body moving with speed v on the moon। बच्चे काइनेटिक एनर्जी का जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और जिसका जी के साथ ताल्लुक ना हो या जिसका किसी भी क्वांटिटी के साथ ताल्लुक ना हो तो उसका रेशो बच्चे हमेशा
हमेशा उसका रेशो 1:1 आएगा, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ए आंसर है 1:1, ए इज द बेस्ट आंसर। 2% वेटिंग इन द रेशो 4:5, और जो उनका वेट है वो ये है और टाइम उनका ये है। द रेशो ऑफ देयर पावर, तो सिंपली आप पावर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका W/T, P1 W1 T1, और वो कह रहा है P2 W2 T2। दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ P1/P2 और W1/W2। T2 ऊपर चला गया है और T1 नीचे आ गया है। वेट का रेशो 4/5 है, टाइम का रेशो 5/4 है, लेकिन हम लिखेंगे 4/5 क्योंकि उलट हो गया है। आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। 16 डिवाइड बाय 25 यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात तो आपने अभी की है, और वो बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर है बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है सिंपल V बराबर है W डिवाइडेड बाय Q। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जाउल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। यही चीज़ अगर आप ग्रेविटेशनल के लिए देखेंगे तो kg कूलम की जगह पे किलोग्राम आ जाएगा। जो काम वहाँ पे चार्ज कर रहा है वो काम यहाँ पे मास कर रहा है। When the force retards the motion of the body, जब फोर्स किसी बॉडी के मोशन को रिटार्ड करेगा, the work done is, बच्चे, may be positive, may be negative, may be positive और may be negative, may be positive and may be negative, डिपेंड करता है फोर्स की डायरेक्शन पे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। क्लियर? मोस्टली हम इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन आए, डी इज द बेस्ट आंसर। An object of mass 4m and velocity v has a head-on collision with another object 4m and velocity v traveling in opposite direction. The two objects stick together and come to rest. The total loss in kinetic energy. हाफ mv स्क्वायर इसके पास भी है और हाफ mv स्क्वायर इसके पास भी है। चलिए इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं और बड़ा आसान है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1 डिवाइडेड बाय 2mv स्क्वायर। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 1 डिवाइड बाय 2mv स्क्वायर। दोनों जब मिल जाएंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो हाफ प्लस हाफ से क्या आ जाएगा बच्चे, mv स्क्वायर। लेकिन वो कह रहा है कि इसका m नहीं है बल्कि 4m है, तो m की बजाय 4m आ जाएगा। तो आपके पास जो टोटल लॉस होगा वो 4mv स्क्वायर होगा। टोटल लॉस जो होगा वो 4mv इन इलास्टिक कोलिजन। टू ऑब्जेक्ट्स A and B having mass 10 kg and 15 kg are raised to the same height from the earth's surface. The ratio of the gravitational potential, बच्चे इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखें। जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मास पे डिपेंड नहीं करता, इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? टू बॉडीज ऑफ मास इज 1 kg and 5 kg are dropped gently from the top of a building at a point 20 centimeter from the ground. Both the bodies have the same momentum. मसला क्या है बच्चे? मसला ये है कि एक का मास कम है, एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है। एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है। तो जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। लिहाजा मोमेंटम इसका आंसर नहीं है। अच्छा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी भी इसका आंसर नहीं है। अच्छा, इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो इसकी टोटल एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, और इसकी टोटल एनर्जी होगी वो इसकी टोटल एनर्जी से ज़्यादा होगी। सर क्या चीज़ कॉमन होगा? ये सेम टाइम में पहुंचेंगे, ज़मीन पे सेम टाइम में पहुंचेंगे,
तो याद रखें जब ज़मीन पे सेम टाइम में पहुंचेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, सेम हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन। तो बच्चे ऑलरेडी ये हो चुका है एंड 1 इज द बेस्ट आंसर। क्लियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल source of energy? Renewable. Sun is the. A crane can raise a body of mass 10 kg vertically upward with a speed of 10 meter per second. What is the power of the engine? Clear? तो simply आप बच्चे power लिखेंगे, power आ जाएगा W डिवाइडेड बाय T। चूंकि हाइट की बात आ गई है तो हाइट में हम mgh लिख लेंगे और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। मास कितना है बच्चे, मास इसका है वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ से सिंपली ट्रेवल कर जाएंगे F.S डिवाइडेड बाई T। S बाई T जो है बच्चे वो वेलोसिटी के बराबर होगा। मास mg यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी भी मौजूद है, मास क्या है 10 है, वेलोसिटी और g भी 10 है, वेलोसिटी भी 10 है, आंसर 1000 आ जाएगा। लेकिन अगर 980 आंसर मौजूद है तो समझ जाओ कि g की जगह 9.8 लिया गया है। द बेस्ट आंसर इज A। सो इंजन पुल्स अ कार ऑफ मास 15 kg on a level road at a constant speed of 5 meter per second if the fractional force is 500 Newton. What power does the engine generates? याद रखें बच्चे, याद रखें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंजन पुल्स अ कार ऑफ मास 1500 kg on a level road at a constant speed of 5 meter per second. स्पीड क्या है 5 meter per second if the fractional force is 500 Newton. फ्रैक्शनल फोर्स 500 न्यूटन का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पावर मालूम करते हैं। पावर मालूम करेंगे तो पावर आ जाएगा F.V। F क्या है बच्चे, F चूंकि फ्रैक्शनल फोर्स के बराबर है, क्या आ जाएगा 500 न्यूटन। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 5 है, क्या आ जाएगा बच्चे 2500 वाट, जो कि 2.5 किलोवाट के बराबर है। ये वो पावर है जो कि गाड़ी जनरेट कर रहा है। क्लियर। लेकिन एट द सेम टाइम याद रखें बच्चे, एट द सेम टाइम ये तो वो फोर्स है जो कि आगे की तरफ एक्ट हो रहा है और वही फोर्स जो है वो एक वेलोसिटी पैदा कर रहा है, तो ये पावर आगे की तरफ है। लेकिन एट द सेम टाइम एक पावर यहाँ पे वेस्ट हो रहा है और जो कि वो भी 2.5 किलोवाट के बराबर है। इसका मतलब है कि 2.5 और 2.5 जो इंजन जनरेट कर रहा है वो पावर इसका डबल होगा, क्योंकि कुछ पावर लॉस हो रहा है। क्लियर। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए तो इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्लियर। ग्रेविटी परफॉर्म्स जीरो वर्क व्हेन द बॉडी मूव्स हॉरिजेंटली। क्लियर। अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी बॉडी हॉरिजेंटली जाए तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्लियर। व्हेन अ बॉडी मूव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इन अ हॉरिजेंटल प्लेन द वर्डन बाय द बॉडी इज। याद रखें जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी तो कॉमन सेंस की बात है, जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है अगर आप फोर्स रेफरेंस पॉइंट कोई और लेते हैं। क्लियर। अ बम ऑफ 12 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 pieces ऑफ मॉसेस। एक बम है जो कि 2 pieces में कन्वर्ट हो गया है। एक पीस जो है वो छोटा है और दूसरा पीस इसके डबल है। क्लियर। ये क्या कह रहा है कि जो पीस डबल है उसकी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है।
तो बच्चे याद रखें, अगर ये पीस डबल है इससे, तो चूंकि ये लाइटर है तो इसकी वेलोसिटी इससे डबल होगी, 12 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये मैसिव है, इसकी वेलोसिटी कम होगी। ये लाइटर है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि लाइटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। लाइटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो 1/2 मास की जगह पे आ जाएगा बच्चे 4 और v की जगह पे आ जाएगा 12। सिंपली आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 288 आंसर आ जाएगा। A ball is released from the certain height, it loses 50% of kinetic energy on striking the ground. It will attain a height equal to, so definitely अगर आप कोई भी बॉल ऊपर से फेंकेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इससे 50% एनर्जी लॉस हो जाए तो डेफिनेटली अगले पोर्शन में ये कहाँ पे आएगा बच्चे? ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 2 पे, हाफ ऑफ द इनिशियल पॉइंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इफ द टू इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोजर टू ईच अदर, पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली, दो बातें याद रखें बच्चे। अगर अट्रैक्शन है, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो या जो भी हो, अगर अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ डायरेक्ट होगा। अगर रिपल्शन है, तो रिपल्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ इनवर्स होगा। इफ द टू इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोज टू ईच अदर, दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन को एक दूसरे के करीब लेके आया जा रहा है। करीब लेके आएंगे तो आप इस पे काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, ये काम कन्वर्ट हो रहा है किस में बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी में। तो याद रखिए, अगर चार्जेस सेम तो इनवर्स रिलेशन है, चार्जेस अपोजिट है तो डायरेक्ट रिलेशन है। सर यहाँ पे तो चार्जेस सेम है, रिपल्शन है, रिपल्शन के लिए क्या आ जाएगा? 1 इनवर्स, इंक्रीजेस आंसर आ जाएगा बच्चे, इंक्रीजेस आंसर आ जाएगा। ओके, अ 500 ग्राम बॉडी हैज अ वेलोसिटी v। बच्चे, काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वेयर 1/2। बच्चे, 500 ग्राम को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0.5 kg। मसला यहाँ पे है कि वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे। बच्चे याद रखें, ये x कंपोनेंट है बेस और ये y कंपोनेंट है परपेंडिकुलर। बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो याद रखिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा पिथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और सिंपली वेलोसिटी पे स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर। सिंपली आप इसको फाइंड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2, 0.5, 3 का स्क्वायर 9, 16, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि जब पॉइंट आप हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 25 आ जाएगा। आप इसको आसानी से काटना स्टार्ट करें तो 2 जा, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली आप 5 2 और यहाँ 5 जा। अब ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर रह गया है दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 4, जो कि 6 पॉइंट समथिंग के बराबर है। और आप जैसे देखेंगे तो आपके पास 6 पॉइंट समथिंग का एक ही आंसर होगा। बच्चे, ट्रिक यहाँ पे ये है कि ये पिथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। क्लियर? Okay, the next question is, when the two forces of equal magnitude is acting on the body at 120 degree and 60 degree, then the ratio of work will be। पहले आपको ये दिखाया गया है कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है बच्चे ये 60 डिग्री है। क्लियर? पहले आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो आंसर एंगल है वो 60 डिग्री है। क्लियर? तो सिंपली बच्चे ये आ गया रिजल्टेंट, ये इसका y कंपोनेंट और ये उसका
एक्स कंपाउंड। अगले डायग्राम में आपको नजर आएगा बच्चे 120 डिग्री, क्लियर, 120 डिग्री। लुक एट दिस। अब ये एंगल जो है, ये एंगल आपके पास आ गया है 120 डिग्री। आपने ये बताना है कि कौन से एंगल के लिए वर्क ज़्यादा होगा। बच्चे आसान सी ट्रिक ये है, अगर 90 से आप जितना इस तरफ जा रहे हैं और 90 से उतना इस तरफ जाएं तो वर्क दोनों पे क्या होगा, सेम होगा। सर नेगेटिव वर्क का ये मतलब नहीं है कि कम है। नेगेटिव वर्क का ये मतलब है कि आप रेफरेंस पॉइंट के उस तरफ हैं, बॉर्डर लाइन के उस तरफ हैं। बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, 10 जूल ज़्यादा वर्क होगा या -100 जूल ज़्यादा वर्क होगा? डेफिनेटली -100 जूल वर्क जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये 90 से 30 इस तरफ है और ये 90 से 30 इस तरफ है, तो सिंपली बच्चे जो आंसर आएगा आपके पास वो 1:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, mass of 1 gram and 4 gram are moving with equal momentum. The ratio of kinetic energy masses के साथ इनवर्स है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 kg mass has kinetic energy of 1 joule when its speed is। बच्चे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वही आपकी स्पीड क्या होगी जब आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है बच्चे 1/2 mv²। वो कह रहे हैं कि आपका मास 1 ग्राम है, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है, बताएं स्पीड क्या होगा? वेरी सिंपल, आपने सिंपल मास की बजाय 1 पुट करना है और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इधर बच्चे v² आएगा, अंडर द रूट आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 से 1.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट 5 kg हैज अ मोमेंटम ऑफ 10 kg पर स्पीड विल बी। तो बच्चे मोमेंटम बराबर है mv, v बराबर है p डिवाइडेड बाय m और द बेस्ट आंसर इज B। 2 particles of mass m and 4m have linear momentum in the ratio 2:1. What is the ratio of their kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा? ऑलरेडी इसी लेक्चर में हम ये क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। सो ये आ गया है 1, ये 1। इसी तरह ये आ गया है 2, ये 2 और ये 2। दोनों को बच्चे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जब दोनों को मैं डिवाइड करूँगा, तो बच्चे P1 ऊपर आ जाएगा, P2 नीचे आ जाएगा, M1 ऊपर आएगा, M2 नीचे आएगा, M2 ऊपर आएगा और M1 नीचे आएगा, क्योंकि मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। चलिए आप पुटिंग करते हैं। वही मास m/4m है और मोमेंटम 2/1 है, तो मोमेंटम के साथ तो इसका बड़ा सिंपल रिलेशन है, 2/1। मास इसका उल्टा रिलेशन है। अगर वो 1:4 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4:1, 2 2 4, 4 4 16। The best answer is D। ओके, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। बच्चे आपसे ये पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर हो जाए p²/2m के, और ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को P का नाम दे दें, तो सर हम तो एक इक्वेशन जानते हैं कि फोर्स बराबर है ΔP/ΔT। सो P इज इक्वल टू F इंटू T। बच्ची P बराबर है F इंटू T। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस P की जगह पे, बच्चे इस P की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, F इंटू T। आप P की जगह पे क्या पुट करेंगे, F इंटू T। और P अपने साथ क्या लेके आ रहा है बच्चे, स्क्वायर लेके आ रहा है। और हम क्या करेंगे, गौर से देखें,
एफ वो कह रहा है कि एफ एफ नहीं है, एफ पी है, तो ये पी एफ की जगह पे आया है और ऊपर से स्क्वायर आया है डिवाइड बाय 2m आया है। क्लियर? तो आपके पास बच्चे सिंपली, तो ये क्या है, ये है पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स p फॉर टाइम t, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t इज। तो बच्चे ये इक्वेशन तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, p स्क्वायर बाई 2m, p बराबर है f इंटू t, f इंटू टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। सिंपली बच्चे सिंपली जो इसमें आंसर आ जाएगा वो ये आंसर होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।